ये इंडिया भारत की पहली जो है कोविड-19 यानी mRNA वैक्सीन बनी है। ठीक है, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन जिंकोवैक है, जिसे पूना के जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल है। पूना का जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल लिख लीजिएगा। जेनोवा है, सॉरी, जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल हिंदी में लिख लीजिए, ने विकास किया है। अब ये डाल लीजिए mRNA वैक्सीन के लाभ। यह वैक्सीन अन्य वैक्सीन से बेहतर है। क्योंकि इस वैक्सीन में रोगजनक के शरीर का कोई भी भाग का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि शरीर की कोशिका ही रोगजनक के भाग अर्थात एंटीजन का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की कोशिका के डीएनए में कोई अन्य डीएनए जुड़ता नहीं है। नेक्स्ट, वायरल वेक्टर वैक्सीन की तुलना में ये बेहतर वैक्सीन है, क्योंकि इसमें किसी वायरस को शरीर में प्रवेश नहीं कराते हैं। कभी कभी कोशिका की प्रतिरोधक प्रणाली वायरस के डीएनए को
स्वीकार नहीं करती, वायरस के डीएनए को स्वीकार नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। इस दशा में कैंसर जैसे रोग का खतरा होता है। देखिए, एमआरएनए वैक्सीन जो है अन्य वैक्सीन से इसीलिए कुछ बेहतर मानी जाती है ना, जैसा कि पिछले क्लास में बताया आपको कि अन्य वैक्सीन में सूक्ष्म जीवी के शरीर का कोई भाग या उसको मारकर या सक्रिय करके शरीर में डालते हैं, लेकिन एमआरएनए वैक्सीन में क्या करते हैं, वायरस के शरीर का कोई भाग नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, उस जीन को ले जाते हैं प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में, उससे एमआरएनए बना के शरीर में डालते हैं। तो ये तो इसके प्रमुख लाभ है। अब थोड़ा सा एक और लिख लीजिए, एमआरएनए वैक्सीन से संबंधित समस्या, हेडिंग डाल लीजिए, एमआरएनए वैक्सीन से संबंधित समस्या। इसमें लिखिए, कभी कभी कुछ व्यक्तियों की प्रतिरोधक प्रणाली, कभी कुछ व्यक्तियों की प्रतिरोधक प्रणाली अति सक्रिय होती है, तो अति सक्रिय होती है तो एमआरएनए वैक्सीन कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाती और कोशिका के बाहर ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही नष्ट हो जाती है। आगे लिखिए, एमआरएनए वैक्सीन निश्चित ताप पर, एमआरएनए वैक्सीन को निश्चित ताप पर संरक्षित करते हैं, निश्चित ताप पर संरक्षित करते हैं। यदि ताप कम ज्यादा होता है तो ये वैक्सीन अप्रभावी हो जाती है। अप्रभावी हो जाती है। इसीलिए इस वैक्सीन को थर्मोस्टेबल वैक्सीन, थर्मोस्टेबल वैक्सीन कहा जाता है। थर्मोस्टेबल वैक्सीन कहा जाता है। इसे होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक प्रणाली है वो दो प्रकार की होती है। एक, देखिए, आपका जो शरीर है ना, आपके शरीर में दो प्रकार की प्रतिरोधक प्रणाली होती है। एक को कहते हैं इननेट इम्यून सिस्टम, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इननेट आपको जो है जन्म से मिलता है। जैसे आपके शरीर की सबसे बड़ा जो अंग है आपकी त्वचा, तो इसकी नाम की क्या है, एक इम्यून सिस्टम। आपका लार, सलाइवा,
सलाइवा में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, या आपका गैस्ट्रिक जूस, उसमें HCl होता है। बात मेरी समझ रहे हैं? इनेट इम्यून सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो सबके लिए बराबर होता है। कोई भी सूक्ष्म जीवी घुसे, जैसे मेरी इस तरह से समझो, जैसे जब एक देश और दूसरे देश के बीच में क्रिकेट होता है, अब पहली बार कोई बैट्समैन उतरता है सामने, बॉलर के बारे में उसको नहीं मालूम है, इसकी बॉल स्पिन वाली है, ये कैसी बॉल फेंकता है ये नहीं मालूम, तो वो एक तरीके से बैटिंग करता है। तो उसी तरीके से जब आपके शरीर में सूक्ष्म जीवी इंटर करेंगे, ठीक है, वो मुंह से इंटर कर सकते हैं, नाक से इंटर कर सकते हैं, चोट से इंटर कर सकते हैं, उस समय आपके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली ये काम करती है। इननेट जो आपको प्राकृतिक रूप से मिली है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो अर्जित किया हुआ होता है, जो बनाया गया होता है, वो कैसे बनाते हैं? जैसे आपको वैक्सीन दे दिया, पोलियो की वैक्सीन दे दिया, IPV आई, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आई, ओरल पोलियो वैक्सीन आई, बच्चा पैदा होता है तो BCG दिया जाता है। तो वो जो वैक्सीन देंगे, वो वैक्सीन किसी एक विशेष रोग के लिए आपके शरीर को लड़ने के लिए तैयार। और यहां एक चीज और समझ लीजिए, एक वर्ड होता है एंटीजन, एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, DY, एंटीबॉडी, ये क्या होता है? आपके शरीर में कुछ भी सूक्ष्म जीवी घुसे, कोई बैक्टीरिया घुसे, कोई रसायन घुसे, कोई अनवांटेड चीज शरीर में घुस जाए तो उसे एंटीजन कहते हैं। और उस एंटीजन को खत्म करने वाला जो प्रोटीन बनावे, कौन बनावे? आपका इम्यून सिस्टम, तो उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। एंटीजन को एंटीबॉडी बाइंड करता, पकड़ता। जैसे ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी, ये देखिए बाइंड हो गया, बाइंड कर लेता है। तो एंटीजन जो घुसता है, जैसे मैंने आपको याद होगा उसको बताया, कोविड-19 का ये वायरस है। अब ये वायरस में ये जो है इसका एंटीजन है, ये वायरस पूरा। अब इसकी विशेष संरचना कोई ऐसा जुगाड़ बनाए कि इसकी संरचना को ये पकड़ लेगा। कौन? एंटीबॉडी पकड़ लेगा तो इसको क्या करेगा? मार देगा। तो एंटीजन का मतलब जो भी बाहरी चीज घुसता है, एंटीबॉडी का मतलब जो आपके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को नष्ट करने के लिए बनाती है एंटीबॉडी। ये आपके शरीर में पहले से होता है। ये वैक्सीन लगा के आपके शरीर को किसी एक विशेष रोग के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए हर रोग की अलग अलग वैक्सीन आपको दी जाती है। ये बात समझ में आई? अब देखिए, थोड़ी सी हम चीजें आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा करंट पे आते हैं। करंट में यह है कि अभी हाल में जो है यूनियन बजट, लिख लीजिए, नीचे लिखिए नेक्स्ट पैरा से, अभी हाल ही में यूनियन बजट 2026 की घोषणा की गई। अभी हाल ही में यूनियन बजट 2026, यूनियन बजट 2026 की घोषणा की गई। इसमें बायो फार्मा, मैं लिख देता हूं, इसमें बायो फार्मा शक्ति स्कीम, इसमें
बायो फार्मा शक्ति स्कीम की शुरुआत के लिए 10,000 करोड़ की शुरुआत के लिए 10,000 करोड़ को 10,000 करोड़ को दिया गया। अब देखिए 2026 की स्कीम है, अभी हाल में आई है। तो यहां पर ये जो शक्ति है इसका मायने क्या है? ये अभी हाल में अभी ये जनवरी फरवरी में ये घोषणा हुई है। अभी तक भारत में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें एक जेनरिक और एक नॉन जेनरिक ड्रग्स होती है। जैसे देखा होगा आपने हर शहर में एक जेनरिक ड्रग सेंटर खुलता है, देखा है? आपके बस्ती शहर में भी जेनरिक ड्रग सेंटर है। जेनरिक ड्रग्स क्या है ये मैंने आपको बताया है। इसका रेट क्या होता है? काफी कम होता है। और नॉन जेनरिक जिस पर किसी एक दवा कंपनी की अपनी बपौती होती है। और जेनरिक ड्रग्स ये जिसको कई कंपनी बना के दे सकती, तो उसका रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए जेनरिक और नॉन जेनरिक, देखिए आज के परिवेश में देखिए ये शक्ति स्कीम क्यों लागू की गई, समझ लीजिए, बिल्कुल करंट बता रहा हूं। ये क्यों लाई गई? अभी तक जो रोग होते थे भारत या अन्य देशों में भी देखे, ज्यादातर जो रोग होते थे वो इंफेक्शियस डिजीज जो होती है, संक्रामक रोग का दौर धीरे धीरे खत्म हो चुका है। संक्रामक रोग अब नहीं दिखाई देते हैं। अभी जो आंकड़ा आ रहा है उस आंकड़े में कह रहा है कि 63%, ये आंकड़ा कह रहा है अभी 63% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। वर्तमान में देखेंगे तो 63% एनसीडी होता है। ये एनसीडी क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो संक्रामक रोग नहीं है, जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होना, कैंसर होना, डायबिटीज होना। तो अगर आज आप देखिए तो सबसे ज्यादा 27% हार्ट डिजीज मिलता है। हार्ट डिजीज 27% मिल रहा है, फिर डायबिटीज मिल रहा है, कैंसर मिल रहा है। ये सारे रोग अब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में अब हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी जेनरिक और नॉन जेनरिक ड्रग्स तो मैंने आपको अंतर बताया। जैसे मैंने कोई केमिकल इजाद किया, खोजा हमने, और किसी कंपनी ने, किसी दवा कंपनी, किसी ड्रग्स मैन्युफैक्चर कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको ये दवा बनाना है, तो वो ड्रग्स कंपनी उस दवा को बनाएगी और उसको पेटेंट प्रोटेक्शन मिल जाएगा, एकाधिकार मिल जाएगा, दूसरा नहीं बना सकता। तो वो नॉन जेनरिक मेडिसिन है। जब कई साल तक वो दवा का प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद दोबारा जब उसको पेटेंट प्रोटेक्शन मिलने वाला होता है तो सरकार डिसाइड करती है 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद उसको पेटेंट प्रोटेक्शन दिया जाए कि न दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि जब उसे नहीं देगी पेटेंट प्रोटेक्शन तो वो दवा का जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करके कोई भी दवा कंपनी इस दवा को बना के बेचती है, तो मार्केट में वो सस्ते रेट में आती है। तो उसे हम जेनरिक ड्रग्स कहते हैं। जो आपके शहर में या हर शहर में देखेंगे मेडिकल स्टोर जो एक
प्राइवेट मेडिकल स्टोर होता है, एक जेनरिक मेडिकल स्टोर होगा, वहां पर जो दवा आपको वहां 100 रुपए की मिलती है तो वहां 20 रुपए की मिलेगी। समझ रहे हैं? ये जनरल ड्रग्स होता था। तो अब एक यहां पर और बात होती है कि भारत बहुत ज्यादा दवाओं को, एक और ड्रग्स होती है, उस ड्रग्स का नाम है बायोलॉजिक ड्रग्स, बायोलॉजिकल ड्रग्स कहते हैं, बायोलॉजिकल ड्रग्स। पहले समझ लीजिए फिर नोट कराता हूं। एक बायोलॉजिकल ड्रग्स होता है, इसको हम बायोलॉजिक्स भी कहते हैं, इसको बायोलॉजिक्स भी कहते हैं। एक होता है बायोसिमिलर ड्रग्स, ये दो ड्रग्स होती है। ये क्या है? देखिए, बायोलॉजिकल ड्रग्स जो होती है वो थोड़ा अलग होती है। अलग कैसे? इसको तैयार करते हैं सूक्ष्म जीवियों के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, उसके शरीर का कोई भाग कह दीजिए। जैसे वैक्सीन को आप बायोलॉजिकल ड्रग्स कह सकते हैं। ऐसी ड्रग्स जिसमें जीवों के शरीर के भाग को इस्तेमाल करके जिस दवा को बनाए, उसे हम बायोलॉजिकल ड्रग्स कहते हैं। जैसे वैक्सीन क्या हो गई? बायोलॉजिकल ड्रग्स हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? या एंटीबायोटिक्स हो गई, कई सारी एंटीबायोटिक्स हो गई, वो बायोलॉजिकल ड्रग्स हो गई, क्योंकि इसमें जीवों के शरीर के भाग को, प्रोटीन का इस्तेमाल करके ड्रग्स को बनाते हैं, तो इन्हें हम बायोलॉजिकल ड्रग्स कहते हैं। बायोसिमिलर ड्रग्स वो बायोलॉजिकल ड्रग्स के ही समान होती है, लेकिन ये क्या, ये थोड़ी सस्ती पड़ती है। सब कुछ वही होता है लेकिन 100% इसकी तरह नहीं होगी, कुछ अंतर होता है। इनको भी वैसे ही बनाते हैं। अब हुआ क्या कि भारत बहुत सारी बायोलॉजिकल ड्रग्स को बाहर से इंपोर्ट करता है। तो अभी कुछ समय पहले ट्रंप ने जो ये बायोलॉजिकल ड्रग्स जो मंगाई जाती है विदेशों से, ब्रांडेड कंपनी की, उस पर टेरिफ बहुत ज्यादा लगा दिया, 250% टेरिफ कर दिया। तो उसके बाद भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम बायोलॉजिकल जो ड्रग्स है इसका सेल्फ मैन्युफैक्चर करेंगे, यहां इसका मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि टेरिफ वहां पर क्या हो रही है, बहुत ज्यादा लग रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो बायोलॉजिकल ड्रग्स है वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो इसीलिए 10,000 करोड़ के इनिशिएटिव से जो है ये बायोलॉजिकल ड्रग्स और बायोसिमिलर ड्रग्स को तैयार करने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये ड्रग जो होती किसी केमिकल, कोई देखिए, ये ड्रग जो है सूक्ष्म जीवियों के शरीर का भाग या जंतु के शरीर का भाग का उपयोग करके ये ड्रग्स बनाई जाती है। उनके शरीर का प्रोटीन का इस्तेमाल हो सकता है, कोशिका का कोई भाग का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अभी आपको वैक्सीन पढ़ाया, तो वैक्सीन क्या हो गई है, बायोलॉजिकल ड्रग्स हो गई, इससे बनाया जाता है। तो अभी हम जेनरिक और नॉन जेनरिक की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमको बायोलॉजिकल ड्रग्स पर भारत में इसका क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर काफी हद तक करना पड़ेगा। तो पहले ये समझते हैं कि जो ये बायोफार्मा शक्ति है, इस शक्ति का मायने क्या है। शक्ति का मायने लिखिए नीचे। देखिए यहां पर SHA का क्या मतलब होता है, SHA, SHA देखिए शक्ति, SHA का मतलब होता है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट। स्ट्रेटजी फॉर, एस का मतलब होगा स्ट्रेटजी फॉर, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट। ए का मतलब एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट थ्रू
थ्रो, के का मतलब हुआ नॉलेज, नॉलेज, स्पेलिंग सही कर लेना भाई, नॉलेज, के का मतलब हुआ नॉलेज, टी का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, आई का मतलब इनोवेशन, आई का मतलब होता है यहां पर इनोवेशन। समझ रहा है? इसका जो ये स्कीम का जो शक्ति नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहां पर क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये शक्ति के मायने। और इसको 10,000 करोड़ की लागत से इसको जो है इतना इनिशिएटिव दिया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। अब आगे लिख लीजिए, समझ में आई बात? अब इसके अंतर्गत इनको बायोलॉजिक ड्रग्स, बायोलॉजिक कहिए या बायोलॉजिकल ड्रग्स कहिए या बायोसिमिलर ड्रग्स कहिए, अभी मैं लिखा देता हूं। तो ये अभी हाल में नीचे लिखे उसी के, भारत दुनिया का तीसरा देश, भारत दुनिया का तीसरा देश है दवा निर्माताओं में, या फार्मास्यूटिकल में। इस स्कीम का प्रमुख लक्ष्य है कि, इस स्कीम का प्रमुख लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में भारत को, अगले 5 वर्ष में भारत को बायोफार्मा के लिए, बायोफार्मा के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। विशेष रूप से बायोलॉजिकल ड्रग्स और बायोसिमिलर, बायोलॉजिकल ड्रग्स और बायोसिमिलर दवाओं के घरेलू उत्पाद पर भारत में इस स्कीम की जरूरत इसलिए है, आगे लिखिए, भारत में इस स्कीम की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में बदलता रोग भार, क्योंकि भारत में बदलता रोग भार, बदलता रोग भार, वेट, बदलता रोग भार, बदलता रोग भार, क्योंकि वर्तमान में एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या ब्रैकेट में लिख लीजिए संक्रमण रोग, संक्रमण रोग। देखिए यहां पर समझिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको कहेंगे
संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, लिख लीजिए, असंक्रामक रोग के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं, के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। असंक्रामक रोग के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं। लगभग 63% एनसीडी, 63% एनसीडी के मामले देखे जा रहे हैं और इनमें 27% हृदय संबंधी रोग, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज, कैंसर, कामा फेफड़े संबंधी रोग होते हैं, फेफड़े संबंधी रोग होते हैं। अब जेनरिक मेडिसिन से आगे बढ़कर, अब जेनरिक मेडिसिन से आगे बढ़कर बायोलॉजिकल ड्रग्स, बायोलॉजिकल ड्रग्स तथा बायोसिमिलर ड्रग्स की जरूरत है। वर्तमान में भारत बायोलॉजिक्स या बायोलॉजिकल ड्रग्स या बायोलॉजिकल दवाओं का आयात करता है, अमेरिका द्वारा ब्रांडेड दवाओं पर, अमेरिका द्वारा ब्रांडेड दवाओं पर 250% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई है। वर्तमान में अमेरिका द्वारा ब्रांडेड दवाओं पर 250% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई है। इसको देखते हुए शक्ति स्कीम के अंतर्गत, इसको देखते हुए शक्ति स्कीम के अंतर्गत बायोलॉजिकल ड्रग्स तथा बायोसिमिलर ड्रग्स, बायोलॉजिकल ड्रग्स तथा बायोसिमिलर ड्रग्स का भारत में उत्पादन जरूरी हो गया। अब हेडिंग डालिए पहले, बायोलॉजिक मेडिसिन या बायोलॉजिकल ड्रग्स। हेडिंग डालिए बायोलॉजिकल ड्रग्स। लिखिए, ये ऐसी दवाएं होती हैं जो ये ऐसी दवाएं होती हैं जो जीवित कोशिकाओं
जैसे जीवाणु, ईस्ट, YEAST, ईस्ट, कामा जंतु कोशिका आदि से बनाई जाती हैं, जबकि समान दवाएं कुछ रसायन होते हैं उनसे बनती हैं, लेकिन बायोलॉजिक ड्रग्स या दवाएं जीवित प्रणाली से बनाई जाती हैं, इसके लिए इसमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। जैसे वैक्सीन, इंसुलिन, जैसे डायबिटीज का पेशेंट होता है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। अब इंसुलिन बनाते कैसे हैं? जो जीन हमारे शरीर में इंसुलिन बनाता है वो जीन को निकाल करके प्रयोगशाला में ले जाते हैं और वो जीन इंसुलिन बनाते हैं कि नहीं, तो बायोलॉजिक ड्रग्स हो गया। यानी जीवों के शरीर का कोई भाग ले ले उससे ड्रग्स बना है। आगे लिखिए, कामा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये सभी जो हो जाती है वो बायोलॉजिक ड्रग्स हो जाते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए, बायोसिमिलर ड्रग्स। एक ऐसी दवा है जो बायोलॉजिकल दवा के लगभग समान होती है। ये पहले से विकसित बायोलॉजिकल ड्रग्स से मिलती जुलती दवा होती है। ये भी जीवित कोशिकाओं से या उनसे प्राप्त पदार्थ से बनी होती है।
ये दवाएं कैंसर, अर्थराइटिस, जैसे रोगों के का इलाज कम खर्च में करती हैं। इन्हें मीन टू बायोलॉजिक्स या बायोलॉजिकल ड्रग, इन्हें मी टू बायोलॉजिक्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में जो करंट भी था वो भी मैंने बता दिया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। डाल लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आइए बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। देखिए क्या होता है भारत में विश्व को देखते हुए स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है कि सबसे पहले भारत में जो स्पेस टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत होती है 1962 में, सबसे पहले इनको स्पार की स्थापना होती है। उसके बाद इसरो की स्थापना जो भारत में होती है 1969 में होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर स्पेस कमीशन का गठन होता है जिसको फंड मिले, और मेजर रोल इसमें देखिए, एक तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और दूसरा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी तीनों एक दूसरे के लगभग एक दूसरे पर निर्भर है ऐसे समझिए। भारत में दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको हम, जो अपने एजुकेशन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करके भारत आए थे। उसमें एक का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब, और दूसरे थे आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई होमी जहांगीर भाभा से 10 साल छोटे थे। ये 2009 में इनका जन्म हुआ था, करीब 1909 में
और ये 1919 के थे। दोनों ने अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मिक एनर्जी में अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके भारत आए। तो होमी जहांगीर भाभा ने कहा कि हमको कुछ भी करके न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना है, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना है, यानी एटम बम भी न्यूक्लियर एनर्जी है और साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम करना है। दूसरी बात होती है 1909 जो है विक्रम साराभाई के, जब ये लौट के आए तो उन्होंने कहा कि कुछ भी करना है हमको भारत के चप्पे चप्पे पर नजर रखनी है, भारत के मौसम को समझना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना पड़ेगा। अब ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होते हैं अभी आगे बात करेंगे। तो इस तरह से आप दोनों के भारत में आने के साथ ही भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर जो कार्यक्रम देखेंगे तो 1956 में होमी जहांगीर भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिजाइन किया था। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 3 स्टेज में अभी हम 2nd स्टेज में पहुंचे हैं, जिसमें अभी देखेंगे तो 2024 में आपके प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को हरी झंडी दी है, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। और विक्रम साराभाई ने जबरदस्त काम किया आपके जो है स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखिए जितने भी साइंटिस्ट होते हैं विश्व में, वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हों या आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हो या डिफेंस टेक्नोलॉजी को, उनको या तो अदर कंट्री में, खासकर उसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल होता है, वो मारे जाते हैं। आपके विक्रम साराभाई की भी हत्या हुई है और होमी जहांगीर भाभा साहब की भी हत्या हुई। खाली भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों के जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको मारा जाता है और बाद में रिपोर्ट ये निकलती कि उन्होंने आत्महत्या कर दी, है ना। इसमें बहुत बड़ा रोल आप जानते हैं यूएसए का होता है, उसका CIA होता है जो इनको मारता है। तो वही हाल इनके साथ भी हुआ था, इसके बारे में बात इस तरह से भारत में जब इसरो की स्थापना हो जाती है तब भारत में धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू होता है। अब वो कार्यक्रम क्या है उसके बारे में समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें स्पेस टेक्नोलॉजी की समझते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा पृथ्वी के बारे में, थोड़ा पृथ्वी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखिए जो पृथ्वी के बारे में अगर आप देखें आपकी जो अर्थ होती है वो जियोइड शेप में है। जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी पृथ्व्याकार होती है। कहते हैं पृथ्वी का आकार क्या है, तो पृथ्वी किस आकार की है, पृथ्व्याकार होती है। और इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये इसका इक्वेटर है और ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये वेस्ट और ईस्ट है। आपकी पृथ्वी जो रोटेट करती है हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे। अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि यहां पर इसकी त्रिज्या R है और यहां पर त्रिज्या R+21 किलोमीटर है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये सब ना। अब देखिए एक चीज, मोटा मोटा देखें तो
पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जो आर है, वो 6400 किलोमीटर है, मोटा मोटा। हकीकत में देखें तो 63, यहां पर जो त्रिज्या है वो कम है, 63.56 है, और यहां पर क्या होती है 63.78 होती है, लगभग 21 किलोमीटर का अंतर होता है। तो एग्जैक्ट पे हम नहीं जाएंगे, एग्जैक्ट आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है। तो पृथ्वी जो रोटेट करती है, तो इसमें एक चीज देखेंगे कि अगर हम पृथ्वी का पेरीमीटर निकालें, यानी परिधि निकालें, तो परिधि बराबर 2πr होता है। अब परिधि निकालेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे 6400 हो जाएगा। तो मोटा मोटा पृथ्वी की जो परिधि आएगी वो 40,000 किलोमीटर लगभग, मोटा मोटा यह पृथ्वी की परिधि आ जाएगी। अगर हम निकालें कि पृथ्वी का आरवी क्या है, आरवी का मतलब होता है रोटेशनल वेलोसिटी। तो रोटेशनल वेलोसिटी जो पृथ्वी की हो जाती है वो 40,000/64 घंटे में एक चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की रोटेशनल वेलोसिटी लगभग हो गई 1666.66 किलोमीटर पर आवर। यानी हम सब बैठे बैठे 1 घंटे में 1666 किलोमीटर क्या करते हैं, घूम जाते हैं। ठीक है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जो पृथ्वी की ग्रेविटी होती है, ये सब लिखते जाइएगा, पृथ्वी के ग्रेविटी का कारण क्या है? क्या होती है ग्रेविटी? पृथ्वी के ग्रेविटी का कारण जो है दो है। एक तो शेप ऑफ अर्थ, दूसरा सबसे बड़ा है मास ऑफ अर्थ। पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का आकार उसके ग्रेविटी को बताता है। समझ रहे हैं? अब अगर देखिएगा, अगर पृथ्वी आपकी, अगर मान लीजिए आप साइकिल कभी ले लीजिए और साइकिल जिसके पीछे मेडगार्ड ना लगा हो, पहिया को कवर करने वाला गार्ड ना लगा हो, और लेके कीचड़ में घुस जाए, तो देखेंगे कि जो ये पहिया घूमता है, ये पहिया घूम रहा है सेंटर से, है? 2 बल लगता है, एक बल तो सीधे के ऊपर लगेगा और एक केंद्र की ओर लगेगा। जो ऊपर की ओर बल लग रहा है इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय बल। और एक बल सेंटर की ओर लगता है, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल। अब कीचड़ जो भागेगा वो इधर भागता है, यानी दोनों बल का जो परिणामी बल होगा उस हिसाब से कीचड़ भागेगा। समझ रहे हैं ना? ये समझ में बात आई? यानी पृथ्वी आपकी, अब आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां होगी? पोलर रीजन पे होगी ग्रेविटी की सबसे ज्यादा, इक्वेटर पे। ग्रेविटी कहां ज्यादा होती है? ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण। ज्योग्राफी तो पढ़े हो ना? पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा पोलर रीजन में होगा, इक्वेटर पे होगा? इक्वेटर पे। आप बताइए, पृथ्वी की सबसे ज्यादा ग्रेविटी पोलर रीजन में होती है।
इक्वेटर पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा कम होती है। यही कारण है कि भारत का जो साउथ इंडिया का भाग है वो किसके करीब ज्यादा हो जाता है, इक्वेटर के करीब। इसीलिए सारा जो लॉन्च होता है कहां से होता है, साउथ इंडिया से होता है। तो ग्रेविटी सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम ग्रेविटी कहां होगी, पोलर रीजन पे। मिनिमम ग्रेविटी कहां होगी, इक्वेटर पे होगी। इसलिए भारत में साउथ इंडिया, अब जो देश इक्वेटर के जितने दूर हैं तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अंतर यह है कि आप लॉन्चिंग पोलर रीजन से भी कर सकते हैं, आप इक्वेटर से भी कर सकते हैं। अंतर यह है कि पोलर रीजन में खर्च ज्यादा आएगा, ग्रेविटी ज्यादा है, और अगर लॉन्चिंग आप इक्वेटर से करते हैं तो वहां खर्च कम आता है, बस यही अंतर है। तो भारत में जो सारा सिस्टम डेवलप किया गया वो साउथ इंडिया में किया गया, क्योंकि वो इक्वेटर के थोड़ा करीब हो जाता। बात इतनी समझ में आई? हाँ, तो पृथ्वी जो आपकी वेस्ट ईस्ट घूम रही है तो सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी महसूस होगी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण, वो दोनों पोल पे महसूस होगा। इसका कारण है कि पृथ्वी जियार्ड शेप में है, जो दबी हुई है ना पृथ्वी। और सबसे ज्यादा ग्रेविटी कम कहां होगी, वो इक्वेटर पे होगी। कोई भी बॉडी का जो ग्रेविटी होता है उसके मास, द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उसकी आकृति पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं ना, उस पर निर्भर करता है। अगर पृथ्वी का आरवी बढ़ जाए, आरवी का मतलब रोटेशन वेलोसिटी, तो उसके पोलर रीजन पर ग्रेविटी का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्वेटर पर थोड़ी ग्रेविटी कम हो सकती है। समझ रहे हो? तो इतना खाली जानिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। इसको चित्र तो बना लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह स्थापित करना। पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह स्थापित करना। देखो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? इक्वेटर का मतलब समझती हो नहीं? ये है, ये इमेजिनरी लाइन, वहां से क्यों लॉन्च करते, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है थोड़ा सा। और जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा यार, इक्वेटर का ये सब तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना। अब ये इमेजिनरी लाइन ऐसे बना लेते हैं। अब यहां पर ग्रेविटी मिनिमम है, यहां ग्रेविटी मैक्सिमम है। अगर हम हो सके तो इक्वेटर के पास हमारे पास कोई अपनी जगह हो तो वहां से लॉन्च करें। ग्रेविटी समझ रहे हो, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहां है, पोलर रीजन पे, और सबसे कम कहां है, इक्वेटर पे। तो अगर हम, हमारा देश इक्वेटर के करीब है तो इक्वेटर के करीब वाला जो भाग हम वहां से लॉन्च करें। अब अगर नहीं है तो मजबूरी है, कहीं से लॉन्च करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ज्योग्राफी का क्लास किए हैं कि नहीं किए हैं? अब ज्योग्राफी बताने लगूंगा तो समय उसमें चला जाएगा।
अब 35 को लेक्चर रहता, क्या करें? नहीं है तो इसको देख लीजिएगा ज्योग्राफी में। एल्टीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड, ये सब पढ़े हैं, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब देखिए क्या होता है कि, क्या बोला मैंने, हाँ, अब इसको समझिए थोड़ा। देखिए समझिए, आपकी जो, जब पृथ्वी पर आप अर्थ को देखें, मान लीजिए आपकी ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ में ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो ऐसे मूव कर रही कि नहीं अर्थ, नॉर्थ टू साउथ और रिवॉल्व कर रही। अब अगर हम अर्थ की सतह पे, यहां से सतह से जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, अगर यहां पे जाएंगे, यहां पे कोई सैटेलाइट या कुछ भी बॉडी डालेंगे, तो वो पृथ्वी की चारों ओर तेजी से घूमेगा ना। पृथ्वी की सतह के जितना करीब होगा ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, और दूर होगा तो ग्रेविटी कम होगी। तो यहां पर कोई भी सैटेलाइट डालेंगे तो उसका ओवी होगा ना, ओवी का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, हिंदी में कहेंगे कक्षीय वेग। तो एक तो होगा ओवी का मतलब होता है कक्षीय वेग, ठीक है। अब अगर कोई सैटेलाइट हम यहां डालेंगे तो वो तेजी तेजी घूमेगा ना, तो कक्षीय वेग यानी ओवी ज्यादा होगा, ओवी ज्यादा होगा तो टीपी कम होगा ना। टीपी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल। तो अगर यहां डालेंगे तो जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी जल्दी घूमेगा। तो जब जल्दी जल्दी घूमेगा, देखिए जब कभी भी सैटेलाइट को डालते तो इस डायरेक्शन में डालते, किस डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट। फायदा क्या होगा भाई, अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो सैटेलाइट की डायरेक्शन थोड़ी नाचेगा। जिस डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट को क्या करते हैं, रॉकेट के सहारे क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो अगर हम इसको इतनी ऊंचाई पे लॉन्च करेंगे तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा। अब यहां पे लॉन्च करेंगे, मान लो एक पॉइंट पे आपने लॉन्च किया, यहां टीपी ओवी क्या है, ओवी ज्यादा है तो टीपी क्या होगा, और यहां पे लॉन्च करेंगे तो ओवी घट जाएगा, यानी धीरे धीरे लॉन्च, धीरे धीरे घूमेगा, तो ओवी घटेगा तो टीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आया कि नहीं? अगर पृथ्वी की सतह करीब है तो जल्दी जल्दी नाचेगा, और दूर है तो धीरे धीरे नाचेगा। समझ में आ रही बात? अब समझिए आगे। तो एक तो होता है आपका कक्षीय वेग, जिसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब दूसरा देखिए, जब इसको लॉन्च करते हैं तो किससे लॉन्च करते हैं, लॉन्च करते हैं रॉकेट से। एक तो देखिए रॉकेट होता है, लॉन्च व्हीकल होता है, और एक होता है आपका मिसाइल। एक रॉकेट होता है, एक लॉन्च व्हीकल होता है, एक मिसाइल होता है। इस तीनों में अंतर क्या है ये समझते हैं।
देखो, ये एक संरचना है, सिलिंड्रिकल, बेलनाकार। ये बेलनाकार रचना है जो शुरुआती दौर में मिश्र धातु की बनाई गई। मिश्र धातु की बनाई गई। इसमें टाइटेनियम है, एल्युमिनियम है, इन सब मिश्र धातु से बनाया गया। बाद में तकनीकी विकास के साथ वर्तमान में यहां पर कार्बन कंपोजिटेड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। कार्बन कंपोजिटेड नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये बहुत हल्का होता है, पहले मिश्र धातु का बनता था। ये बाहर का रचना, अब इसमें चेम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4 जैसे चेम्बर हो गया। हर चेम्बर में क्या होता है, जो ये चेम्बर है ना, ये कई परत में होते हैं चेम्बर। इस चेम्बर में रखा जाता है क्या, इस चेम्बर में होता है प्रोपाइलेंट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रणोदक। प्रणोदक होता है, प्रणोदक होता है। अब ये प्रणोदक क्या होता है, जैसे कि ये कागज है, कागज में हमने आग लगाया तो कागज क्या होगा, जल जाएगा। ये कागज क्या काम कर रहा है, ईंधन का ना। और वायु में ऑक्सीजन अगर हटा दे तो ये कागज जलेगा। जैसे घर में लकड़ी का चूल्हा जलाते हो और लकड़ी ठूस ठूस के भर दो तो चूल्हा नहीं जलता ना, और जब फैला देते तो जलने लगता है। क्यों? जब फैला देते हो उसको तो वायु के संपर्क में ज्यादा आता है, तो ऑक्सीजन जलती नहीं है, जलने में क्या होती है, सहायता करती है। तो ये फ्यूल का काम कर रहा है। वायु में ऑक्सीजन जलने में सहायक है, तो ऑक्सीजन हो ऑक्सीडाइजर का काम करता है। अब स्पेस में कोई रॉकेट भेजोगे तो स्पेस में तो ऑक्सीजन नहीं है ना, स्पेस में ऑक्सीजन है। वायुमंडल के ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं है। तो होता क्या है, प्रोपाइलेंट दो चीजों से बना होता है, एक तो फ्यूल होता है, दूसरा ऑक्सीडाइजर। अब फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जितना उन्नत होगा, अभी आगे पढ़ाएंगे जितने, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जितना उन्नत होगा उतना उन्नत क्या होगा, रॉकेट उतना उन्नत होगा। अब ये मिसाइल और लॉन्च व्हीकल क्या है, अब अगर यहां पर आपने जो रखा कुछ, इसे कहते हैं पे लोड, कहते हैं यहां रखा है, हिंदी में कहते हैं नीतिभार। अब अगर पेलोड के रूप में आपने यहां रख दिया सैटेलाइट, इसको कहते हैं उपग्रह, तो ये हो जाएगा लॉन्च व्हीकल। और अगर यहां पर आपने रख दिया विस्फोटक या एक्सप्लोजिव, तो क्या हो जाएगा, ये मिसाइल। और जिस देश की स्पेस टेक्नोलॉजी जितनी उन्नत होगी, एडवांस होगी, जितना एडवांस होगी, उस देश का डिफेंस टेक्नोलॉजी भी उतना उन्नत होता है। इसीलिए ये दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक है। अगर आपके देश के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपका न्यूक्लियर वेपन रखना बेकार है। क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो एनोला जे नामक बम वर्षक विमान के द्वारा
न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया। आज वो दौर नहीं है कि फाइटर प्लेन से न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप करें। आज दौर है मिसाइल का। और अगर आपके पास दूर यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जैसे अभी ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच में वार हो रहा है, देखने से यह लगता है कि भी ईरान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहते हैं जिसकी मारक क्षमता बहुत अधिक हो, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो, 10,000 किलोमीटर के लगभग हो, तो उसे हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो अगर आपका परमाणु बम है और मिसाइल अच्छा नहीं है तो किस पर रख के मारोगे? समझ रहे हैं? तो ये तीनों में अंतर होता है। कुछ ना रखा तो रॉकेट, ऊपर रख दिया सैटेलाइट तो लॉन्च व्हीकल, और यहां पर रख दिया एक्सप्लोजिव तो हो गया मिसाइल। समझ में बात इतनी आई? तो जब इस पे हम ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो देखिए क्या क्या करते हैं। ये बात समझ में आई? अब भाई देखो, इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे बोलूं बेटा बनाओ तो बनाओगे। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं समझा रहा हूं उसको बनाते जाइए। कोई एकेडमिक क्लास तो है नहीं कि वहां टीचर भी आया राम गया राम है और आप भी आया राम गया राम, जैसा कि होता है डिग्री कॉलेजेस में। 99% डिग्री कॉलेजेस का यही हाल है। नहीं तो हम लोगों की जरूरत ही ना होती अगर डिग्री कॉलेज में कायदे से पढ़ाया जाता या आप पढ़ते। ठीक है, यहां आया राम गया राम अपने हिसाब से बनाइए। अब समझिए थोड़ा, देखिए करते क्या है कि जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो 3 बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। एक बिंदु तो आपको कक्षीय वेग बताया, दूसरा होता है एलवी। एलवी का मतलब होता है क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और इसको कहते हैं ऑर्बिटल ये क्या है अभी समझाता हूं। तीसरा होता है ईवी, स्टेप वेलोसिटी। स्टेप वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं पलायन वेग। जैसे पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। यानी इस वेग से अंतरिक्ष में कुछ भी फेंकोगे तो लौट के नहीं आएगा। अब देखिए, जब यहां पर आपने रॉकेट में रख करके इसको आपने लॉन्च किया, तो जब इतनी ऊंचाई पर रॉकेट जाएगा, इसको मैं सीधा दिखा रहा हूं लेकिन वास्तव में सीधा नहीं लॉन्च करते, ऐसे लॉन्च करते ना। लेकिन जब इसको हम यहां पहुंचा, मान लीजिए इस बिंदु पे पहुंचा, तो ये जो रॉकेट होता है ना, ये रॉकेट है, यहाँ पे आपने रखा है ये इसके चेंबर। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट रखा जाएगा, तो यहाँ एक प्रणाली होती है बीटीएम, बीटीएम प्रणाली होती है। बीटीएम प्रणाली को कहते हैं वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। ये वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल क्या करेगा, यहां पे जो सैटेलाइट रखा उसको ऐसे पुश करेगा, धक्का देगा। तो धक्का देगा तो कौन सा वेग देगा?
लीनियर वेलोसिटी तो देगा। अरे यार ये लेके गया ऊपर, इसके ऊपर कुछ रखा है तो उसको ऐसे ना सीधे धक्का देगा, है? ये गया ऊपर, ऊपर जाके धक्का देगा तभी ना ये घूमेगा। तो ये जो धक्का देगा तो कौन सी वेलोसिटी देगा? लीनियर वेलोसिटी। अब अगर यहां पे जाने के बाद जो धक्का दिया, पहला पॉइंट यह है, यदि एलवी कम हो गया लेस देन ओवी तो क्या होगा? एलवी मतलब लीनियर वेलोसिटी किससे कम हो गई? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो क्या होगा? परवलयाकार पथ बनाते हुए जो यहां आपने फेंका तो परवलयाकार पथ बनाते हुए पृथ्वी पे गिर नहीं जाएगा। यानी एलवी का मतलब ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम हो गई तो क्या होगा? पहला पॉइंट, एलवी अगर कम हो गया ओवी से, यानी ओवी ज्यादा है एलवी से, तो सैटेलाइट क्या होगा? परवलयाकार, या इंग्लिश में कहते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ बनाते हुए पैराबोलिक पथ पर पृथ्वी पर, लिख लीजिए यहां, पृथ्वी पर गिर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसे रख के लेके गया, ऊपर जाकर के पुश करेगा ना सीधा। अगर एलबी बराबर ओबी से कम है तो परवलयाकार पथ बनाते हुए क्या होगा? पृथ्वी पे गिर जाएगा। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट देखिए, अगर दूसरे पॉइंट में एलबी बराबर ओबी हो जाएगा तो क्या होगा? नीचे लिख लीजिए, वृत्ताकार पथ पे पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा? ऐसे घूमने लगे। ये क्या होगा? दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट का मतलब वृत्ताकार। वृत्ताकार पथ पर क्या होगा? घूमने लगेगा। अगर एलबी बराबर ओबी होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा देखिए क्या होगा? ये पहला पॉइंट तो समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या होगा? यदि तीसरे पॉइंट में कहें कि एलवी मोर हो जाए, किससे? ओबी से, लेकिन ईवी से कम है, ईवी से कम होगा। अगर ईवी से कम है तो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के पलायन नहीं करेगा, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ये दीर्घ वृत्ताकार पथ, ये तीसरी स्थिति होगी। क्या हो गया? दीर्घ, लिख लीजिएगा यार, इसको इंग्लिश में कहेंगे हाइपरबोलिक पाथ। हाइपरबोलिक पाथ। और ये होगा सर्कुलर पाथ। और इसको हिंदी में कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार पथ। दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएगा। हाँ? अब चौथा पॉइंट देखिए, यदि एलवी बराबर ईवी हो जाए तो क्या होगा? पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, ये चौथा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। तो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए कहां चला जाएगा? पथ पर कहां चला जाएगा? स्पेस में, अंतरिक्ष में चला जाएगा, लौट के नहीं आएगा। आखिरी पॉइंट क्या हो सकता है? पांचवा, अगर एलवी ज्यादा हो गया ईवी से तब क्या होगा? तब हाइपरबोलिक पाथ बनाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा।
हाइपर बोलिक पाथ बनाएगा और कहां चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। यानी जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं पृथ्वी के, जो हमारे काम का, अगर हम कहें कि कौन कौन सा ऑर्बिट का आकार, कौन कौन से कक्षा का आकार हमारे काम का होता है, जिसमें हम सैटेलाइट डालते हैं, वो दो ही कक्षा है जो काम का है, नंबर 2 और नंबर 3। यानी जो भी सैटेलाइट चक्कर लगाएंगे या तो पृथ्वी को केंद्र में मानकर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएंगे, और यह क्या होगा? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएंगे। या वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएंगे, या अब बना लीजिए, ना बनाया हो तो हम आगे बढ़े। या तो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएंगे हम, या दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएंगे। बना लीजिए, पहले इसको बनाइए तो फिर आगे बात करते हैं। बन गया? अब आगे बढ़े, ब्रेक दे दें। 3 घंटे क्लास में तुम लोगों को ब्रेक चाहिए, कैसे काम बनता है यार? 10-5 अभी 5 मिनट कहेंगे, 15 मिनट गायब हो जाओगे। चलो सब 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आओ। 3 घंटा जब आप बैठ नहीं सकते तो पढ़ोगे क्या? जाओ, अच्छा जल्दी होके आप।